नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। अक्सर देखा जाता है कि किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होती है, लेकिन बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर विपक्षी भी अवाक रह गए। दरअसल बुधवार को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी को बड़ी संज्ञान दी। सुरेश खन्ना ने सीएम योगी की तुलना भगवान राम से कर दी। सुरेश खन्ना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये तो राजनीति के राम हैं, ये यहाँ आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए बैठे हैं। जिसके बाद सदन में पहले ठहाके लगे और फिर जय श्री राम का जयकारा गूंजने लगा। दरअसल विधानसभा में योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। बजट के बाद विपक्ष के नेता ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आज इनको केवल अनुपूरक बजट का प्रस्तुतिकरण करना था। ये परंपरा भी है और नियमावली भी है, नई परंपरा रखी गई है, लेकिन आप तो पूरा भाषण पढ़ दिए और ये भी कहे गए कि इस सरकार ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है, ये तो राजनीति के राम हैं, ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहां बैठे हैं। आज जो है केवल इनको प्रस्तुतिकरण करना था अनुपूरक बजट का। नियमावली में भी है, परंपरा भी हमेशा यही रही है। नहीं परंतु केवल प्रस्तुत करता हूं बस, इसके बाद बैठ जाते। कल चर्चा की डेट लगी है इस पर, लेकिन आप तो पूरा भाषण कर गए, और ये भी कह दिए कि सरकार ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। ये तो सही है मनोहर, सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तो राजनीति के राम हैं, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आज जो है एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, सदन में मुख्यमंत्री जी को ही राम कह देने से क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नैया पार हो पाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर कल जब पूरा बजट को लेकर प्रस्तुतिकरण दे रहे थे सुरेश खन्ना, उस दौरान विपक्ष की तरफ से हो हल्ला किया जा रहा था। उसी दौरान विपक्ष के नेता की तरफ से बातें आई कि कहीं न कहीं सरकार कई मुद्दों पर बात नहीं कर रही, अपनी बात नहीं रख रही। जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ राजनीति के राम है। जिस तरीके से उन्होंने सुचिता की राजनीति की है और जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो राजनीति में एक राम की भूमिका निभा रहे हैं। जिसके बाद विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का भी पक्ष आया। उनका कहना था कि वो राम नहीं हो सकते, लेकिन संत जरूर है एक मठ के। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर राजनीति जरूर गर्मा गई है, लेकिन ये निश्चित है कहीं न कहीं बीजेपी भी 2022 में चुनावी माइलेज लेने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है, और विपक्ष भी कोई मुद्दा ऐसा नहीं चाहता जिससे कहीं न कहीं 2022 में उसको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो जहां तक सीएम योगी आदित्यनाथ को संसदीय कार्य मंत्री के राम कहने का सवाल है, उस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि इस तरीके की भाषा को नहीं प्रयोग करना चाहिए था। राजनीति का राम कोई नहीं हो सकता है, और वो संत जरूर हैं और एक मठ के संत हैं। तो कहीं न कहीं विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, कोशिश यही है कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए और कहीं न कहीं इस तरीके से चीजें की जाएं जिससे कि 2022 में उनकी नैया पार लग सके। तो कोशिश दोनों पक्षों से जारी है। देखना यह है कि इन सारे प्रयासों का, इन सारी चीजों का कितना फायदा 2022 के इलेक्शन में सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष को मिलता है। लेकिन इन सब के बीच श्री राम इस बार के चुनाव में एक बेहद ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि मुद्दा उन्हें बना दिया गया है। हर बार राम मंदिर के साथ साथ कई सारे ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो राम के नाम पर वोट बैंक को साधने की कोशिश में हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि ये फैक्टर कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि लगातार कोशिश सभी दलों की तरफ से जारी है, चाहे वो कोई भी मुद्दे हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, लगातार उठाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी की जा रही है। और सरकार भी लगातार कहीं न कहीं इस कोशिश में है कि उन चीजों को बेहतर किया जाए जिससे कहीं न कहीं ये एक संदेश लोगों के बीच जाए कि सरकार के प्रयासों से कितने लोगों को सीधे तौर पर फायदा हुआ है। अब
दोनों चूंकि चुनावी समय बिल्कुल नजदीक है और लगातार दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। अब इसको जनता कितना अपने मानती है और कितना इसका समर्थन कर संबंधित पार्टी को वोट करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि प्रयास दोनों तरफ से जारी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रयास हो, चाहे वो अपने विकास कार्यों को गिनाने को लेकर हो या इस तरीके की बयानबाजी से हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी की महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा, परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करेंगी महिलाएं। सभी 75 जिलों में सुविधा का लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से महिलाओं को यह ऑफर है रक्षाबंधन के लिए। और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को फ्री सेवा देने का निर्णय लिया है। बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी ये तमाम महिलाएं। तो जितनी भी महिलाएं हैं वो मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकेंगी, बसों में मुफ्त घूम सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तोहफा उन्हें दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रक्षाबंधन के इस खास मौके पर निःशुल्क महिलाएं घूम सकेंगी बसों में। तो वहीं मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। 20 अगस्त को मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। डीएम अभिषेक प्रकाश ने यह आदेश जारी किया है। तो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। डीएम ने इस अवकाश को घोषित किया है। अभिषेक प्रकाश ने ये आदेश जो है वो जारी किया है। मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो मुहर्रम पे अवकाश होगा और ऐसे में आपको बता दें कि 20 अगस्त को मुहर्रम है और इस मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी कर दिया है। मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। 20 अगस्त को मुहर्रम का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की नजरें उन ओबीसी और अनुसूचित जातियों पर टिकी हुई हैं जो किसी भी राजनीतिक दल का स्थायी वोट बैंक नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि हालांकि बीजेपी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए ओबीसी और अनुसूचित जातियों के वोटों को लुभाने में जुट गई है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 30 से 40% आबादी मुसलमानों की है। उसके बाद जाट, गुर्जर और अन्य ओबीसी के साथ साथ अनुसूचित जाति का एक बड़ा वोट बैंक है। यहाँ ब्राह्मण और ठाकुर वोट भी निर्णायक भूमिका में हैं। 2017 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक कामयाबी की वजह जाट वोट बैंक का आरएलडी से टूटकर बीजेपी के साथ खड़ा होना रहा। इसके साथ ही अन्य पिछड़ी और अनुसूचित जाति के वोट बैंक भी बीजेपी के साथ आ गए। उसी की बानगी रही कि बीजेपी पश्चिम का किला फतेह करने में कामयाब रही। बीजेपी अपनी बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा में छोटी छोटी जनसभाओं को तवज्जो दे रही है। इन छोटी जनसभाओं के जरिए बीजेपी बड़ा निशाना साधने की कोशिशों में जुटी है और इसी के तहत न सिर्फ गांव गरीब और किसानों की बात हो रही है बल्कि इसके साथ ही ओबीसी और अनुसूचित जाति से बनाए गए मंत्रियों के स्वाभिमान का मुद्दा भी बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि पश्चिम में जाटों की नाराजगी ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोट बैंक से पूरी की जा सकती है। ऐसे में बीजेपी अब इन छोटी सभाओं के जरिए इस बड़े निशाने को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2017 के बाद दरिया में बहुत पानी बह चुका है। 2021 में सियासी फिजा बदल चुकी है। जिस जाट ने पश्चिम में बीजेपी को विजेता बनाया, आज किसान आंदोलन की वजह से वही जाट बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। और इसी मुसीबत को कम करने के लिए बीजेपी अब सेकंड लाइन स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक किसी भी सियासी दल के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। किसान आंदोलन की वजह से क्या वाकई में जाट नाराज हैं? ये सवाल जब बीजेपी के जाट नेताओं से पूछा जाता है तो उनका कहना है कि राकेश टिकैत जाटों के नेता नहीं है, उनकी स्वीकार्यता नहीं है। हमारे साथ इस समय चौधरी रामेश्वर हैं।
सर एक चीज़ ये बताइए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, किसान आंदोलनों को लेकर खासी चर्चा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसानों के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, किसान आंदोलनों का एक बड़ा असर है जो बीजेपी से छिटक सकता है। आपको क्या लगता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या दो हिस्सों में बटा है? एक हिस्सा जो मुजफ्फरनगर या उस तरफ का हिस्सा, एक हिस्सा जो आगरा और मथुरा से जुड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में रहा, 2017 में रहा, 2019 में रखा और वो अपना रिजल्ट दिखा चुका है। अब आने वाला समय 2022 का, 22 में भी आपको दिखाई देगा कि जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी जो जाट बाहुल्य सीटें हैं उन सब पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राकेश टिकैत कहते हैं जाट बीजेपी की खड़ी करेगा खाट, इंतजार कीजिए, बस खाली 2022 का नतीजा जाट ही बदलने जा रहा है। नहीं, देखिए, राकेश टिकैत जी जो कह रहे हैं वो अपना राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं। वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं विशुद्ध रूप से और वो कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो राजनीतिक व्यक्ति आज राजनीतिक होकर राजनीतिक बात करता है तो बात कहीं ठीक नहीं बैठती और विश्वसनीय जाट बिरादरी में या किसान बिरादरी में वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। अब आपको जन आशीर्वाद यात्रा का वो सियासी गणित बताते हैं जिससे बीजेपी को खासी उम्मीदें हैं। बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 75 विधानसभा सीटों को दो हिस्सों में बांटकर देख रही है। एक हिस्सा जो मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, सहारनपुर के क्षेत्र का है, जिसमें किसान आंदोलन का खासा असर भी दिख रहा है। इसके साथ इस पूरे इलाके में मुस्लिम वोट बैंक की भी बहुलता है। दूसरा हिस्सा मथुरा क्षेत्र का है, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद से लेकर बदायूं तक, जहां जाट वोट बैंक के साथ साथ ओबीसी और अनुसूचित जाति की एक बड़ी आबादी है। इसके साथ इस पूरे इलाके में धनगढ़, लोध, पटेल, पाल जैसी ओबीसी और अनुसूचित जातियों की एक बड़ी तादाद है। यहाँ जाटों का समीकरण भी पश्चिम के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा थोड़ा बीजेपी के अनुकूल है। ऐसे में बीजेपी अब इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर लगाना चाहती है। यही वजह है कि जन आशीर्वाद यात्राएं मथुरा और आगरा से निकल रही हैं। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे ब्रज क्षेत्र से 2 मंत्री प्रधानमंत्री ने दिए, एक BL वर्मा जी को दिया और SP सिंह बघेल साहब को दिया। और आज BL वर्मा जी की जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में आशीर्वाद लेने के लिए आगरा की जनता के बीच में आए हैं। आपने देखा होगा कि आगरा के सिकंदरा जो हमारा महानगर का बॉर्डर है वहाँ से लेकर और जयपुर हाउस बीजेपी कार्यालय तक आते कितना हुजूम भी उमड़ा है। आगरा के लोग हैं, घरों से बाहर निकलकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जगह जगह इकट्ठा होकर माला पहना रहे हैं, बड़ी माला पहना रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी और योगी जी की नीतियों में जनता का विश्वास है। पार्टी के रीति सिद्धांत से भी जनता भली भांति परिचित है और ये यात्राएं हैं, ये भी जनता के बीच में जाने के लिए ही हैं। आपने देखा होगा जब ये मंत्री बने थे महिला और पिछड़ी जाति के मंत्री, तो इनको परिचय तक विपक्ष ने प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होने दिया। तो जब तुम नहीं परिचय अगर वहाँ रोकोगे तो क्या जनता में रोक लोगे? तो आज जनता के बीच में जा रहे हैं लोग और जो रिस्पॉन्स है देखिए, हर जगह, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे आम जनता के लोग कार्यकर्ता तो करते हैं, लेकिन आम जनता के लोग खड़े हुए हैं और वो स्वागत कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी इस बार छोटी छोटी सभाओं के दम पर बड़ा निशाना साधने की कवायद कर रही है। किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए काम के साथ साथ ओबीसी और अनुसूचित जाति से बनाए गए मंत्रियों तक का जिक्र ये बताता है कि बीजेपी कैसे इसे भुनाने में जुटी है। ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर वाराणसी की, जहां तुलसी घाट पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र से की मुलाकात। घंटे भर की मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्य कॉरिडोर पर भी लंबी बातचीत हुई है। मुलाकात के दौरान पूर्व मंत्री नकुल दुबे साथ मौजूद रहे। वाराणसी में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा बयान सामने आया है। बीएसपी में छोटे दलों को भी नहीं मिलेगी एंट्री, ये सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है। इसके अलावा बीएसपी में किसी भी दल का नहीं होगा विलय और ना ही किसी से गठबंधन होगा, ये भी कहा सतीश चंद्र मिश्रा ने। तो ये तमाम बातें हैं। काशी के ब्राह्मणों की स्थिति सही नहीं है। बता दें कि बसपा महासचिव यूपी में ब्राह्मण वोट साधने की नीयत से मंदिर और प्रमुख ब्राह्मणों के घर जा रही है। तो ये सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि जिस तरीके से
लगातार अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति की राजनीति खेल रही हैं। हमारे आदरणीय श्री द्विवेदी जी, अरुण द्विवेदी जी, आपके वेद सर्वप्रथम काशी की अपनी वैदिक परंपरा में जो सबसे पहले भगवान वेद नारायण की स्वस्ति वाचन होता है, गोष्ठी कर रहे हैं कि खास तौर से जो ब्राह्मण समाज है, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम संभवे स्वाहा, ओम नीलकंठाय स्वाहा, ओम अमृतेशाय स्वाहा, ओम देवताभ्यां स्वाहा। खबर कानपुर से, जहां कार बनी आग का गोला। अचानक धू कर जली कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। राहगीरों ने बनाया जलती कार का वीडियो, किसी ने नहीं दी दमकल विभाग को सूचना। फजलगंज थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना है। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कानपुर का ये मामला बताया जा रहा है। कार आग का गोला बनी और ऐसे में आग कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही। ये है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।